हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 डिनर पूरक पठन इसका अगला भाग सीखने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं श्री गजेंद्र रावत जी। हमने जो कहानी सीखा उसमें हमने देखा कि उर्मी जो है वो किस तरीके से कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। बारिश है, मौसम ख़राब है, ऑटो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता भी है तो वो ख़राब हो जाता है। इस तरीके की वो स्थिति है, लेकिन फिर भी उसकी जद्दोजहद यही है कि वो किसी तरीके से जल्द घर पहुंच जाए ताकि वो डिनर बना सके। उसके मन में एक ही विचार है कि घर में अब तक खाना नहीं बना होगा, घर के लोग भूखे बैठे होंगे, वो सोचते होंगे कि उर्मी कब आएगी, खाना बनाएगी और हम खाएंगे। और इस तरीके से लेट हो रहा है, देर हो रही है और उर्मी की कोशिश शुरू है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। तो अब हम इसके आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं। बूढ़ा फिर धीरे धीरे बोलने लगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, सब किस्मत का खेल है। किस्मत मतलब तकदीर। हमने पहले देखा था कि उर्मी ने जब उस बूढ़े बाबा से पूछा कि आपके घर में कौन है, तब उसने बताया था कि मेरे 2 बेटे हैं और किस तरीके से उन्होंने उसकी बिल्कुल भी परवरिश ठीक से नहीं की, कोई देखभाल नहीं की उस बुजुर्ग की। और वो कहता है कि तो किस्मत का खेल है, मतलब वो कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे एक भी बेटे से साथ हासिल नहीं हुआ। 10 साल का था मैं जब लाहौर से दिल्ली आया था। बाबूजी तांगा चलाते थे, यहाँ भी तांगा ले लिया और जिंदगी भर वही चलाते रहे। वो कहते हैं कि उनके पिताजी, उस बूढ़े बुजुर्ग अपनी कहानी बताता है कि उनके पिताजी तांगा चलाते थे और जब वे लोग लाहौर से दिल्ली में आए उस समय भी उन्होंने तांगा ले लिया था और वे उसे चलाया करते थे। यकायक एक तीखा कर्कश स्वर गूंजा, खड़खड़ खड़खड़, और झटके के साथ ऑटो रुक गया। ऑटो ठीक करने के बाद थोड़ी देर चला, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से खराब होकर वहीं पर रुक गया। यकायक मतलब अचानक। ओफो, अब क्या हुआ? बूढ़ा झुंझलाया। उर्मी ने कलाई को रोशनी तक ले जाकर टाइम देखा, फिर खींच में धीरे से फुसफुसाई, नो, ओ नो। बूढ़ा उतरकर ऑटो के इर्द गिर्द घूमने लगा। पंचर हो गया, 10 मिनट लगेंगे, आप फिक्र न करें। अब हम देखते हैं कि जो ऑटो है वो पंचर हो गया है और वो बाबाजी कहता है कि 10 मिनट लगेंगे, आप फिक्र न करें। लेकिन फिक्र तो उर्मी को थी ही, उसे तो घर जाना था और उसे ऑटो नहीं मिला, और जब ये मिला तो ये भी मुश्किलों में उसे डालता जा रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद में ऑटो खराब हो जाता है, रुक जाता है और उर्मी परेशान होती है, लेकिन जो बूढ़ा है बार बार उसे तसल्ली दिए जा रहा है। फिर एक बार ऑटो पटरी के साथ खड़ा हो गया। बूढ़े ने आगे से प्लग, पाना, जैक और स्टेपनी निकाल ली और फिर बैठकर जैक लगाने लगा। बूढ़ा जो है उसके ऑटो में ही सारे सामान रखे थे, उसने फटाफट उन सामानों को निकाला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। उर्मी ऑटो से उतरकर फुटपाथ पर चढ़ गई। उद्विग्न सी सिर नीचे किए छोटे छोटे कदमों से टहलने लगी। वो सोच में पड़ी थी कि अब मैं कैसे घर जाऊंगी, उसे तो जल्दी पहुंचना था और वो सोच में टहलते टहलते बार बार उसके ख्याल में यही आ रहा था कि मुझे घर जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है, डिनर बनाना है। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, ये गुस्सा कर रहे होंगे, बच्चे तो मेरे जिम्मे ही मानकर चलते हैं, उसने सोचा। और जब टहल रही थी तो वो उसके सामने ये बात बार बार आ रही थी कि उसके जो पति है वो भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। वो तो जो उनका परिवार, जो उसके बच्चे हैं और पति है,
वो सब इसकी ही जिम्मेदारी पर घर में बैठे हैं ताकि उर्मी जब आएगी तो वो खाना बनाएगी और हमको खिलाएगी। और यही सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी, लेकिन वो करती भी क्या, वो टहल रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब ऑटो जल्द से जल्द ठीक हो सके। आकाश बादलों से पटा हुआ था। दूर कभी कभी बिजली चमक जाती थी, जिसकी तेज रोशनी आसपास के घिरे अंधेरे में दिखाई दे रही थी। जो मौसम था वो धीरे धीरे और खराब हो रहा था। अंधेरा तो बढ़ ही रहा था, लेकिन जो बादल है वो भी गरजना शुरू हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी और इस तरीके से वातावरण जो था धीरे धीरे खराब हो रहा था और उर्मी की चिंता अधिक बढ़ती जा रही थी। अचानक मोबाइल बजने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया कि चिंता कर रहे होंगे। उसने जल्दी से मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? कहाँ हो यार? और उसके पति ने कहा कि कहाँ हो, क्या हो रहा है, तुम अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? वह ऑटो से थोड़ा दूर जाकर धीरे से बोली, ऑटो पंक्चर हो गया है। ऑटो वाला बूढ़ा है बेचारा, धीरे धीरे पहिया बदल रहा है। और उसने सारी बात अपने पति से बता दिया कि मैं जिस ऑटो से आ रही हूँ वो पंचर हो गया है और जो चालक है वो बहुत बूढ़ा है और वो धीरे धीरे से क्या कर रहा है, अपने कार्य को कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ऑटो ठीक हो जाए। ऐसे खटारे में चढ़ी क्यों, छोड़ो उसे, दूसरा ऑटो ले लो। और उसके पति ने कहा कि दूसरा ऑटो ले लो, ये तो क्या है, खटारा है, ये तुम्हें घर तक नहीं पहुंचाएगा। वो चिढ़ रहा था। दूसरा मिलना मुश्किल है, बहुत कोशिशों से मिला है ये भी। और उसने बताया कि समय ऐसा है कि आज ऑटो भी नजर नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से तो इसे ये ऑटो मिला था। और वो कहती है अपने पति से कि दूसरा ऑटो मिलना मुश्किल है और बहुत कोशिशों के बाद मुझे ये एक खटारा ऑटो मिला है। अरे हाँ, तुम तो बूढ़े का साक्षात्कार ले रही होगी, वृद्धों के एकाकी जीवन पर लेख जो लिखना है। और वो खींच उसमें आने लगी, वो चिढ़ गया उसका पति और वो सोचने लगा कि ये क्या कर रही होगी, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू ले रही होगी। हमने पहले भी देखा था कि ये वो प्रेस में काम करती है और वहाँ पर वो जो अलग अलग समाचार है वो उसे जमा करती है। तो उसे लगा कि ये क्या कर रही होगी, जो बूढ़ा है ऑटो ठीक कर रहा है लेकिन उर्मी अपना काम कर रही होगी, वो क्या करती होगी कि उसका साक्षात्कार ले रही होगी, क्योंकि उसे वृद्धों के एकाकी जीवन पर लेख लिखना था। उर्मी कहती है, नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, वाकई में ऐसा समय था कि वो साक्षात्कार लेने तो नहीं जा रही थी, नहीं उसकी कोई इच्छा थी, उसका तो सारा मन यही था कि मैं कब घर पहुंचूं। और वो अपने पति से कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी मैं साक्षात्कार नहीं ले रही हूँ। नहीं नहीं क्या, ऐसा ऑटो ही क्यों किया, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। और वो उसका पति बार बार उसे डांटता है और कहता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था, इस तरीके के ऐसे मौसम में खटारा ऑटो में क्यों बैठी। वह उसी तरह झुकी हुई एक लंबी सांस खींचकर बिना हिले डुले खड़ी रही। झिड़कते रहते हैं हर वक्त और वो भी चिढ़ जाती है कि वो बार बार झिड़कते रहते हैं, न जाने क्या समझते अपने आप को। मैं कोई जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, इसे 50 रुपए दे देती हूँ। उसने 50 का एक नोट पर्स से निकालकर मुट्ठी में दबा लिया। अब वह सामने गुजरते ऑटो पर नजर रखे हुए थी। अब उसने भी सोचा कि चलो मैं भी क्या करती हूँ, 50 रुपए दे देती हूँ उस बाबा जी को और मैं दूसरा ऑटो पकड़कर घर चले जाती हूँ। तो उसने अपनी मुट्ठी में 50 रुपए रखा और वो देख रही थी आसपास कि कहीं कोई दूसरा ऑटो उसे नजर आ जाए और उसमें बैठकर वो अपने घर सुरक्षित और जल्द से जल्द पहुंच जाए। उसने उस ऑटो वाले से पूछा, टाइम लगेगा क्या बाबा? नहीं पुत्र, बस हो गया। बूढ़ा पहिए के नट कस रहा था और बूढ़े ने फिर एक बार उसे तसल्ली दी कि नहीं, आप चिंता मत करो बेटिया, जो ऑटो है वो ठीक हो गया है। तुम्हारा बच्चा छोटा है क्या? बूढ़ा दोनों घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए बोला। बूढ़े ने एक सवाल किया उर्मी से कि तुम्हारा बच्चा
छोटा है क्या, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे थे उस बूढ़े से कि ऑटो ठीक हुआ या नहीं। वह बूढ़े के इस असंगत प्रश्न से हैरान थी, लेकिन उसने धीमे से स्वीकृति से सिर हिला दिया। स्वीकृति करना मतलब हामी भरना, उसने हाँ कह दिया। उसे लग रहा था कि बूढ़ा तो ऑटो की बात कर रहा है कि ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसने ये बीच में क्या प्रश्न कर दिया। लेकिन फिर उसने कहा कि हाँ बाबा, मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है। असंगत प्रश्न होने के बावजूद उसे अपने पापा की याद आ गई। उन्होंने बड़े किए हैं मेरे दोनों बच्चे। बूढ़ा ऑटो की तकनीक पर बड़ी देर तक बड़बड़ाता रहा। बूढ़ा भी परेशान हो गया कि आज ही इस ऑटो को खराब होना था, और वो भी बड़बड़ाने लगा। वो बिना कुछ कहे बैठ गई। ऑटो फिर से दौड़ते ट्रैफिक में शामिल हो गया, और फिर एक बार ऑटो जो रुक गया था, जो पंचर हो गया था, बूढ़े ने उसे ठीक किया, और फिर एक बार उस ऑटो को शुरू होने में समय तो लगा, लेकिन शुरू वो हो गया और वो उसके घर की तरफ उसे ले जाने लगा। ऑटो जब सिग्नल पर रुका तो उर्मी ने कलाई की घड़ी को फिर देखा और सिर्फ फोटो को हिलाते हुए फुसफुसाई, एक महाभारत अभी घर पर भी झेलना है। और उसे मालूम था कि घर जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसे चिंता भी हो रही थी कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। और वो फुसफुसा रही थी कि एक महाभारत जो है अभी जाकर घर में होने वाला है, कि क्या पकाना है। उफ़ो, लेबर से जिंदगी हो गई है। वो कहती है कि मैं तो एक नौकर की तरह हुई, लेबर की तरह, मजदूर की तरह हो गई हूँ, और इस तरीके की मेरी ज़िंदगी है कि घर जाओ, खाना पकाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, या फिर घर से जब निकल रही है वो नौकरी के लिए तो सब पूरा काम करके वो निकलती है। तो वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी एक मजदूर सी हो गई। वो सोच रही है कि अब क्या होगा, अगर खाना नहीं बना, समय पे अगर खाना नहीं मिला, तो उसके लिए एक महाभारत घर में खड़ी हो सकती है। दिन भर रिपोर्टिंग के लिए धक्के खाओ, घर पहुंचो तो डिनर बनाओ। और उसका काम भी बहुत मेहनत का था कि वो दिन भर रिपोर्टिंग करती थी, रिपोर्ट्स जमा कर रही है, और इस तरीके से दिन भर उसे चलना है, थकन है, थक जाती है, लेकिन फिर भी घर जाकर उसे खाना बनाना ही होता है। और इस तरीके से उसकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने काम के प्रति और अपने परिवार के प्रति। आगे की ड्राइविंग सीट पर बूढ़ा भी लगातार बड़बड़ा रहा था, जो ट्रैफिक के भारी शोर में स्पष्ट नहीं था। और जो बूढ़ा है वो भी बड़बड़ा रहा था, वो भी कुछ सोच रहा था और बार बार कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उर्मी का मन घर पर ही लगा था। अनुराग मुझसे तो इतनी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ हूँ, पर ये नहीं कि सब्जी ही काट दे, दाल धोकर गैस पर चढ़ा दे। अब वो सोच रही है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि घर जाकर डिनर बनाना है, खाना बनाना है। और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। वो कहती है कि बार बार वो सोच रही है कि जो पति है, जो अनुराग है, वो बार बार ये पूछता है कि तुम पहुँची क्यों नहीं, कहाँ तक पहुँची हो, क्या हुआ, लेकिन ये नहीं कि तुम क्या कर सको, मेरी कुछ मदद कर सको, मतलब सब्जी काट दो या दाल चढ़ा दो, तो थोड़ी बहुत मदद उर्मी को भी हो जाएगी। और इस तरीके की वो अपेक्षा करती है। दिन भर आराम ही तो किया है, सुबह तो खाना ही बनाकर निकली हूँ। और वो कहती है कि दिन भर तो उसके पति ने आराम किया है, और जब उर्मी अपने कार्यालय की जा रही थी तब तो उसने खाना बनाकर ही वो घर से निकली है ना, मतलब उसने सारी व्यवस्था करके परिवार के लिए खाना बनाकर वो निकली है, और जो उसके परिवार के लोग हैं आराम से घर में बैठकर खाना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने तो आराम किया है, लेकिन थकी मांदी तो उर्मी है, और इस समय वो सोच रही है कि काश थोड़ी सी मदद अगर उसे मिल जाती तो उसे राहत मिल जाती। लेकिन मेरी किस्मत कहाँ, ये सब तो मेरे ही इंतज़ार में होंगे। लेकिन वो सोचती कि ये तो मेरी किस्मत है ही नहीं, सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि उर्मी आएगी, खाना बनाएगी और हमको खिलाएगी, आएगी और करेगी। और क्या, दुनिया में सिर्फ औरत को न तो कभी थकान होती है, न दुख, न तकलीफ, सारे काम औरत के जिम्मे हैं। आदमी तो फिर आदमी है। ये सारे ख्याल करते करते उसके मुंह से हल्की सी आह निकल आई,
और वो सोचने लगी कि सारी जिम्मेदारी शायद औरतों की ही है कि घर के भी काम करे और बाहर के भी, और आदमी जो है सिर्फ आराम कर ले। मुड़ना किधर है, बूढ़ा तेजी से बोला। वह चौंकी और फिर बाहर देखते हुए बोली, सीधे हाथ अगले गेट से अंदर ले लेना। और बूढ़ा जो है उसे उसके स्थान तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो भी सही सलामत उसे सही समय पे पहुंचा दे। और वो कहता है कि किस तरफ जाना है और वो इशारा करते हुए उसे रास्ता बताती है। ऑटो बिल्डिंग के नीचे रुक गया। बूढ़े को पैसे देकर वह सामान को पहले की तरह समेटे भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सोचने लगी, 10 से ऊपर का टाइम हो गया है। 3 भूखे प्राणी घर में विचरण कर रहे होंगे। उनके लिए अपने लिए खाना बनाना है। और जब वो उतरी ऑटो से तो वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही है और वो सोच रही है कि मेरे घर में 3 प्राणी मतलब 3 लोग तो है जो भूखे हैं, एक पति और 2 बच्चे। और वो कहती है अब सबके लिए खाना बनाना है, मतलब उर्मी, उसका पति अनुराग और दोनों बच्चों के लिए खाना बनाना है। और इस तरह के से 10 बज गए हैं और 10 बजे रात को उसको ये काम करना शुरू करना है, क्योंकि इन प्राणियों ने, इन लोगों ने कुछ भी उसकी मदद नहीं की होगी, ऐसा उर्मी समझती है। क्या मुसीबत है? मुसीबत मतलब परेशानी। सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दफ्तर, और जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था सुबह सुबह फिर से उसको उसकी तैयारी भी करना है। तो उर्मी सोचती है कि मैं कब जाऊंगी, कब खाना बनाऊंगी, कब खिलाऊंगी और अगले दिन की तैयारी मैं करूंगी, क्योंकि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कैसे होगा ये सब? क्या उनके बस का कुछ नहीं है? मैं भी तो जॉब करती हूँ। ये तो 3 महीने से घर पर ही है। मेहनत तो मेरे काम में भी ज्यादा है। वह दरवाजे तक पहुंच गई और बेल दबाकर दीवार से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। वो उर्मी निढाल हो गई थी, थक गई थी, बुरी तरह थक कर चूर हो गई थी और उसमें कोई हिम्मत नहीं थी कि अब घर जाकर वो डिनर बना सके। मेहनत अर्थात परिश्रम। दरवाजा खुला। वे तीनों एक साथ ही उदास चेहरे लिए दरवाजे पर खड़े थे। छोटा दौड़कर उससे लिपट गया। मम्मा भूख लगी है। जैसा उसने सोचा था उर्मी ने, बिल्कुल वैसा ही हुआ। छोटा लिपट गया और पहला वाक्य उसका यही था, मम्मा भूख लगी है। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। कम से कम बच्चों को कुछ खाने को दे सकते थे, उसने सोचा, लेकिन धीरे से बुदबुदाई, अरे भीतर तो आने दो। वो सोच रही थी कि उसका पति कैसा है। उसने बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं दिया अब तक, बेचारे भूखे हैं। और वो सोच रही थी कि मेरे आने का इंतजार इतना है कि बच्चे भूखे हैं, कम से कम उन बच्चों को तो खाने को दे दिया होता। अनुराग सिर नीचे किए हुए बोला, बहुत लेट हो गई हो, ऐसा भी क्या ऑटो था? लेकिन प्रश्न तो वही था कि तुम लेट हो गई हो। उर्मी ने कुछ न कहा, एक नजर रसोई की ओर देखा। एकदम साफ सुथरी, दिन में काम वाली करके गई होगी, तब से किचन में घुसे तक नहीं। और वो सोच रही थी कि जो रसोई है वहाँ पे सारा सामान ज्यों का त्यों रखा है, बिल्कुल व्यवस्थित। इसका मतलब है ये लोग किचन में गए ही नहीं। सुबह काम वाली काम करके गई होगी, उसके बाद में सारा किचन जैसा कि वैसा ही रखा हुआ है। दिन में काम वाली करके गई होगी, उन्होंने सब्जी तक नहीं काटी। इस तरह मुझे ही मरना है। तो वो कहती है कि काश अगर सब्जी भी काट देते तो मेरी कुछ मदद हो जाती, लेकिन उन्होंने सब्जी तक नहीं काटा। वो कहती कि हर तरफ मुझे ही मरना है। वो भीतर ही भीतर ये सोच रही थी, उसने कहा कुछ नहीं,
लेकिन उसके मन में ये आ रहा था कि काश थोड़ी सी अगर मदद हो जाती तो उससे उसे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता। बेडरूम की तरफ जाते हुए विपरीत दिशा में हाथ से इशारा करते हुए बोली, वहां अंधेरा क्यों है? और वो जाती है बेडरूम की तरफ जाते हुए विपरीत दिशा में कहती है कि अंधेरा क्यों है? हम सब बेडरूम में ही थे, सीरियल देख रहे थे, इसलिए वहां क्या फायदा बेकार में लाइट। अनुराग के साथ खड़ी बेटी शैफी ने कहा। शैफी ने कहा कि हम तो सब सीरियल देख रहे थे, तो वहां का लाइट हम क्यों शुरू करते? बेकार में लाइट शुरू रहता ना। चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर खाना पकाती हूँ, वह तल्ख होकर बोली। तल्ख मतलब कटु शब्द में। सीरियल देख रहे थे बताओ, और वो कहती है कि सीरियल देखने के लिए समय है इन तीनों के पास में, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी मदद नहीं किया। उसे बहुत कड़वाहट महसूस हो रही थी। वे सब वहीं खड़े उसे हाथ मुंह धोते चुपचाप देखते रहे। उर्मी रसोई की तरफ मुड़ गई। एप्रिल पहनकर फ्रिज से सब्जियां निकालकर स्लैब पर रखते हुए खींच से बोली, चाकू कहाँ है? अब उसे चीजें भी नजर नहीं आ रही थी, वो खींच रही थी। डाइनिंग टेबल पर होगा। बेडरूम से अनुराग की आवाज आई। अभी भी बेडरूम पर आराम से वो आराम फरमा रहा था अनुराग, और वहां से वो बताता है कि वो डाइनिंग टेबल पर होगा, चाकू वहां देख लो। इनसे छोटी छोटी मदद की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वह झल्लाकर पैर पटकती हुई डाइनिंग टेबल तक पहुंची, और वो सोच रही थी कि छोटी सी मदद, कि चाकू अगर कोई मुझे दे दे हाथ में तो मैं काट लूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा वो काम करके चोर हो गई थी कि उसके पास अब कोई हिम्मत नहीं बची थी कि वो डिनर तैयार करे। लेकिन परेशानी तो यही थी कि उसे डिनर तैयार करना ही है, वरना छोटे बच्चे भूखे रह जाते। और वो सोचती है कि इनसे कोई उम्मीद करना ठीक नहीं है, और वो जाती है, आगे बढ़ जाती है डाइनिंग टेबल की तरफ। यहाँ कहाँ रख दिया अंधेरे में, कोई चीज जगह पर नहीं मिलती। वह बड़बड़ाई और दीवार तक पहुंचकर लाइट का बटन दबा दिया। रोशनी होते ही उसने टेबल पर देखा तो भौचक्की रह गई। वहां खाना बना रखा हुआ था। जैसे उसने लाइट ऑन किया, बटन दबाया, देखा कि टेबल पर सारा खाना बना हुआ रखा हुआ था। डोंगा, सब्जी और कैसरोल, सब कुछ वहाँ रखा था। और डोंगा मतलब बड़ा कटोरा। तो वहाँ डोंगा रखा हुआ था और सब्जी रखी थी, कैसरोल जिसमें रोटियां थी वो भी रखी हुई थी। उसने जल्दी से डोंगे का ढक्कन हटाया और देखकर ढक दिया। इस सीन को लाइव देखने के लिए वे तीनों बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठे हो गए, और तीनों मुस्कुराते वहां पास आ गए और देखने लगे कि उसका जो चेहरा है किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से वो अपने भाव को बदलती है। ये देखने के लिए तीनों वहां पर उपस्थित थे। उन्हें पास देखकर उर्मी बुरी तरह झेप गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब मुझे खाना बनाना है, लेकिन वो क्या देखती है कि खाना तो वहां पर बना हुआ था, सब कुछ रेडी था। हथेलियों से मुंह छिपाती हुई वहीं दुबक कर वो बैठ जाती है। तब वो शर्मा जाती है कि मैंने क्या सोचा था और मेरा परिवार किस तरीके से मुझे साथ दे रहा है। वे तीनों जोर जोर से हंसते, ताली बजाते उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। छोटा मौका देखकर माँ से चिपक गया और तुतलाता हुआ बोला, मम्मा हमने बना दिया। इतनी रात हंसी की आवाज़ दूर तक जाती रही, और बहुत खुशी हुई उर्मी को कि उसे सब कुछ रेडी मिल गया, सब कुछ बना बनाया मिल गया। और जो उसने सोचा था जो महाभारत होगी खाना बनाने पर, वो महाभारत नहीं हुई। लेकिन उस रात उसके घर में हंसी के फुहारे छूट रहे थे, ठहाके छूट रहे, और बच्चे और पति हंस रहे थे।
मैं भी क्या क्या सोचते रहती हूँ। उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। शर्म से उसके गालों पर लालिमा फैल गई। शर्म मतलब लज्जा। और वो इतनी शर्मा गई क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ और चित्र सामने आ गया। वो सोच रही थी कि मेरा परिवार किसी तरीके से मेरी मदद नहीं कर रहा है और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरे पर ध्यान किसी का नहीं है, और वो सोच रही थी कि मैं ही सारा काम करती हूँ। लेकिन जब उसने वहाँ देखा कि खाना तैयार है, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने जान लिया कि मेरा परिवार मेरे साथ है। तो बच्चों, आज के जीवन में जब महिलाएं काम कर रही है तो पुरुष वर्ग सामने आकर उनकी मदद कर रहा है और इस तरीके से दोनों का कार्य अच्छी तरीके से चल रहा है। तो जब एक दूसरे की सहायता उन्हें प्राप्त होती है तो परिवार भी खुश होता है और उस परिवार का जो वातावरण वो भी खुशी में बदल जाता है। तो उर्मी ने आज महसूस किया उस परिवार का, उसके पति का, उसके बच्चों का अपनापन, और जो गलतफहमी या जो चिड़चिड़ाहट, जो झुंझलाहट उसके मन में थी, वो सारी आज दूर हो गई। जो गिले शिकवे थे उसके वो सारे खत्म हो गए और सुंदर रीति से इस बात की समाप्ति हुई कि उसे डिनर तैयार मिला। तो श्री गजेंद्र रावत जी ने बहुत सुंदर रीति से इस पाठ की रचना की और यही समझाया कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ परिवार एकत्रित है, जहाँ पर आज महिलाएं भी काम कर रही है, वहीं पर उन्हें आज उनके सहभाग में उसका परिवार उसके साथ खड़ा है और उसको कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। और वे चाहते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अन्य परिवार भी इसी तरीके से आगे बढ़े, प्रोत्साहन के साथ, आनंद के साथ, भरपूर ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।